नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। काशीपुर से बड़ी खबर है। काशीपुर में हादसे का शिकार हो गई है स्कूली बस और बच्चों को टूर पर लेकर ये बस जा रही थी। अचानक से हादसा हुआ। यूपी के दड़ियाल इलाके में हादसे की जानकारी मिल रही है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और कई बच्चों और टीचर्स को चोटें आई हैं, चोट लगी है। ये बच्चों को टूर पर लेकर ये बस जा रही थी। काशीपुर से खबर है। काशीपुर में हादसे का शिकार ये बस हो गई। बच्चों को टूर पर लेकर जा रही बस यहां पर दुर्घटनाग्रस्त और यूपी के दड़ियाल इलाके में ये हादसा हुआ है। हादसे में खबर ये कि एक शख्स की जान चली गई। कई बच्चे हैं जो घायल हुए हैं, कई टीचर्स हैं जो जिनको चोट लगी है। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। बस दुर्घटनाग्रस्त, काशीपुर से खबर, और कई बच्चों को चोट लगी। तुरंत ही नजदीकी अस्पताल उनको ले जाया गया, वहां पर उनको एडमिट किया गया है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विकास गुप्ता मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कैसे ये हादसा हुआ और बताएं जो घायल बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है? जी दीपा, बिल्कुल बता दूं मैं, ये आज सुबह करीब 9:15 की घटना है। काशीपुर का एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल है। यहाँ से 3 बसें तो मुरादाबाद के प्रेम बंडल लैंड के लिए टूर के लिए आयोजित की जाती हैं और जाती हैं। जब वो दड़ियाल के रामपुर धम्मन में पहुंचती हैं, इसी बीच अचानक बस के आगे, जैसा कि ड्राइवर का कहना है कि बस के आगे कोई आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में बस पलट गई। उसमें आगे चतुर्थ कर्मचारी बबली बैठी हुई थी, जो बस की खिड़की से निकल गई और गिर पड़ी और उसी के ऊपर बस पलट के गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना में लगभग 4 से 5 बच्चे घायल हुए हैं। मामूली चोट बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 टीचर भी घायल हुई हैं। जी, यूपी पुलिस पहुंच गई है काशीपुर और वो पूरी जानकारी कर रही है। ठीक है, बच्चों और टीचर्स को हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप बता रहे हैं। शुक्रिया विकास आपका पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नीति आयोग की कल बैठक होने वाली है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और नीति आयोग की मीटिंग में विकास से जुड़े हुए तमाम योजनाओं को रखेंगे सीएम। विपक्षी दलों पर मुख्यमंत्री धामी का प्रहार यहां से देखने को मिला। कांग्रेस को लेकर बात कही है। कांग्रेस को हर अच्छी चीज में बाधा डालने की आदत है। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह जिसका बहिष्कार विपक्ष कर रहा है, इसी पर उन्होंने ये कहा, कांग्रेस को टारगेट करते हुए कि हर अच्छी चीज का कांग्रेस करती है विरोध। विपक्षी दल ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे उनको किसी भी चीज़ पर रोना गाना बजाना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है आस पड़ोस में रहने वालों की। कोई भी अच्छा काम कांग्रेस को और उसके साथी विपक्षी दलों को जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। इन दलों के द्वारा देश के अंदर कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से आपातकाल सौंपा गया, जिस प्रकार से लोगों को उत्पीड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, उनका तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई, वो पूरा देश जानता है। आज ये लोग जिस प्रकार से आज केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो काम हमारे विकास की दृष्टि से चल रहे हैं, उन सभी कामों को रखेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्य भी हैं, हिमालयन राज्यों के लिए और ख़ास तौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी हमारी आबादी है उसके कई गुना, 5-6 गुना आने साल भर में आने वाले पर्यटकों के रूप में, सैलानियों के रूप में, कांवड़ यात्री के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में, 4 धाम यात्री के रूप में आने वालों की संख्या होती है। लगभग 7 से करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोगों का हमें कहीं ना कहीं आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है, उनको सभी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षा नीति आयोग के समक्ष रखेंगे। तो दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, वहां से उन्होंने क्या बड़ी बातें कही नीति आयोग की होने वाली मीटिंग को लेकर भी, 4 धाम यात्रा को लेकर भी और नए संसद के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार को लेकर भी, वो सारी बातें हमने आपको सुनाई। अब आइए आगे बढ़ें। आज भी शुरू नहीं हो पाई हेमकुंड साहिब यात्रा। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ है। हेमकुंड साहिब के यात्रा मुख्य पड़ाव घांघरिया में श्रद्धालु रोके गए हैं और 1200 यात्री अभी भी यात्रा मार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी, मगर मौसम ने उसमें खलल डाल दिया। हेमकुंड साहिब में अभी भी करीब 6 फीट तक ये कहा जा रहा है कि बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते यात्रा रोकी गई है। पंकज राणा मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज भी शुरू नहीं हो पाई हेमकुंड साहिब की यात्रा, क्या कहा जा रहा है मौसम को लेकर?
देखिए, हेमकुंड साहिब में कल 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी। इस वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोका गया था। फिलहाल यात्रियों को अभी इसलिए ही रोका गया है कि आगे क्योंकि मौसम खराब है, इसलिए यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा है। मौसम साफ होने के बाद यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है, लेकिन वहां पर जो बर्फ पड़ी थी, रास्ते जो ब्लॉक हुए थे, उनको हटाने का काम जारी है। जो हेमकुंड साहिब समिति के लोग हैं, जिला प्रशासन के द्वारा जो लोग वहां पर लगाए गए हैं प्रबंधन में, उनके द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आज अगर दिन तक मौसम साफ रहा आगे, यानी कि अब जो मौसम की स्थिति है उसके बाद यदि मौसम साफ रहता है तो कल से फिर हेमकुंड की यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। लोग वहां पर दर्शन के लिए भेजे जाएंगे। फिलहाल हेमकुंड साहिब में पंजीकरण के लिए भी दीपा 27 तक के लिए रोक लगाई गई है और मौसम साफ होने के बाद वहां पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल वहां पर बर्फ हटाने का काम जारी है और मौसम साफ रहता है तो यात्रियों को फिर सुचारू किया जाएगा। जी अच्छा, अभी कितने यात्रियों को नीचे घांगरिया में रोका गया है पंकज, और जो यात्री पहले से ही हेमकुंड साहिब पहुंच चुके थे वो भी वहीं पर रोके गए हैं यात्री? देखिए, तकरीबन 300 से ज्यादा यात्री हैं जो घंगरिया में रोके गए हैं और कल शाम को लगभग 1000 यात्रियों को नीचे वापस भेज दिया गया था ताकि आगे वो जाने की जबरदस्ती ना करे, क्योंकि जो यात्री वहां आते हैं तो उनको ये रहता है कि वो दर्शन कर लें। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मौसम साफ होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाए, क्योंकि हेमकुंड साहिब में भी काफी लंबा पैदल ट्रैक है और पैदल ट्रैक में भी लंबी बर्फबारी हुई थी, काफी दूर तक बर्फबारी हुई थी। तो वहां पर बर्फबारी को हटाने का, बर्फबारी के बाद जो यात्री हैं उनको रोका गया था। ये माना जा रहा है कि जो यात्री अलग अलग स्थानों पर रोके गए हैं उनको यदि मौसम साफ रहता है तो उसके बाद उन्हें आगे भेजा जाएगा। ठीक है, मौसम साफ होगा तो ही यात्रियों को आगे जाने दिया जाएगा और अभी फिलहाल उनको नीचे ही रोका जा रहा है। मौसम के साफ होने का इंतजार और जो बर्फ वहां पर अभी जमी हुई है उसको हटाने का भी काम लगातार जारी है। शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखें। केदारनाथ पैदल मार्ग पर ऐसे कई ग्लेशियर पॉइंट्स हैं जहां से यात्री सावधानी के साथ सफर कर रहे हैं। यात्रियों की मदद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। ग्लेशियर वाले स्थानों पर बर्फ कठोर हो चुकी है और फिसलन वहां पर अधिक है। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहां पर हर समय सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है। और यहाँ पर देवदूत किस तरीके से बन रहे हैं, देखिए आप, सेना के जवान वो पकड़ करके यात्रियों को रास्ता पार करवा रहे हैं। साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है वहाँ पर लगातार हमारी फोर्सेस तैनात हैं। जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर या फिर जहाँ हमारे पत्थर गिरने के पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स तैनात हैं जो वॉच भी कर रही हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि विदित है, 3 मई को भैरव और कुबेर ग्लेशियर के पास ग्लेशियर टूट जाने के कारण मार्ग बाधित हो गया था। मार्ग को खुलवाने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवानों की अहम भूमिका रही थी। केदारनाथ धाम में इस बार मौसम बार बार बदलता जा रहा है। कभी बर्फबारी तो कहीं पर लगातार बारिश यात्रियों की मुश्किल बढ़ा रही है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली, जिस वजह से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। खराब मौसम ने एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा में खलल डाल दी है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है, जिस वजह से तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय भी यहाँ पर लगातार जो है बारिश हो रही है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम की हम बात करें तो वहाँ पर लंबी लाइन लगाकर जो श्रद्धालु हैं वह बाबा के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जो है यात्रियों का जो जमावड़ा है वह बढ़ रहा है, यात्रियों की संख्या जो है बढ़ रही है। और इसके अलावा पैदल मार्ग की हम बात करेंगे, जो 2 डेंजर पॉइंट है कुबेर और भैरव ग्लेशियर, वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीआरडी, होमगार्ड से लेकर यात्रा मैनेजमेंट की जो फोर्स है वह टीम लगातार तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात है। बारिश की वजह से केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्री परेशान हैं। 18 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्री बारिश और बर्फीले माहौल के बीच यात्रा कर रहे हैं। मौसम के अनुसार ही हम लोग यात्रा का संचालन कर रहे हैं। जब ज़्यादा बारिश हो रही है या बर्फबारी जैसी कुछ सिचुएशन बन रही है तो हम यात्रा को सोनप्रयाग में बैरियर लगाकर वहाँ से मॉडरेट कर रहे हैं और मौसम खुलने पर हम यात्रियों को आगे जाने दे रहे हैं। इससे पहले भी हम फाटा, सेरसी, गुप्तकाशी में भी लोगों को अनाउंसमेंट करके मौसम की जो आगे फोरकास्ट है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं ताकि लोग अपना डिसीजन ले सकें। इसके साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है वहाँ पर लगातार हमारी फोर्सेस तैनात हैं।
जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, या फिर जहाँ हमारे पत्थर गिरने के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स तैनात हैं जो वॉच भी कर रही हैं और यात्रियों को सकुशल ट्रैक रूट में उन पॉइंट से पास करा रही हैं। हालांकि खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। बारिश के बावजूद लोग मंदिर के बाहर कतार में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पच्चीस मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 5 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके तहत मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान लोगों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में। हरिद्वार से अगली खबर। हरिद्वार में हो रही विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में पहुंचे और संतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून को लेकर तेजी से काम हो रहा है। उधर संतों ने लैंड जिहाद, धर्मांतरण कानून को लेकर उठाए गए कदमों की संतों ने जमकर सराहना की और दूसरे राज्यों को उत्तराखंड से प्रेरणा लेने के लिए कहा। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबा रामदेव ने बढ़ती जनसंख्या को देश पर बड़ा बोझ बताते हुए कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी हो किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि अब बढ़ती आबादी देश के लिए बोझ बन सकती है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि 140 करोड़ की जनसंख्या को रोजगार के मौकों के अलावा कॉलेज और स्कूलों में भी बढ़ती जनसंख्या का असर दिखने लगा है और ऐसे में अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए। अधिक जनसंख्या देश के लिए बोझ बन सकती है, ये कहा है बाबा रामदेव ने। 40 करोड़ की आबादी हो गई है भाई, अब इतना ही झेल पाएगी। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रोजगार इतने ही लोगों को हम दे दें, बहुत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का पूरा पैनल दून में मौजूद रहा। जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी के लिए पहुंची है। समिति 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम आपको ड्राफ्ट दे सके वो हम प्रयास कर रहे हैं, मगर मैं कह नहीं सकती कि कल या परसों और 8 दिन के बाद मिले, क्योंकि अभी जो हमारी डिस्कशन हुए उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। हमने पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन की है, कल पब्लिक मीटिंग हुई है, बहुत सारे सुझाव आए हैं, वो बैठ के हमको फिर से 1-2-3 मीटिंग लेनी पड़ेगी दिल्ली में, तभी तो उसमें कोई सुझाव हम कंसिडर करेंगे। इसलिए कह नहीं सकते कि आज या कल या परसों आपको मिल जाए। यूसीसी को बहुत सारे लोगों ने तो उन्होंने सपोर्ट दिया है हमको, बहुत सारे। कई लोगों के कोई एप्रीहेंशंस है और हम वो नोट कर लिए हैं, हम कंसिडर कर लें, बट ज़्यादा मैं बोलूँ तो लेडीज़ का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको समान हक मिलेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कुछ करें उनके लिए और बच्चों के लिए। ये बड़ा उत्साह लगा सब लोगों को। विकासनगर में एक शख्स ने धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया और उसका अश्लील वीडियो तक बना लिया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया और बताया जा रहा है कि लड़का केरल का रहने वाला है। ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है, उसका लगातार केरल आना जाना था।
2 दिन बाद भी वो केरल जाने वाला था। इस महिला को उसने अपनी जात, धर्म और नाम बदल करके फंसाने का, ट्रैप में फंसाने का काम किया और बाकायदा उसकी अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो बनाने का काम किया। थराली में पिंडर नदी पर 1980 के दशक में बना हुआ मोटर पुल खस्ता हाल हो चुका है। प्रशासन ने इस पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे थराली और देवाल ब्लॉक के सैकड़ों गांवों के लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लोगों का कहना यह है कि अगर PWD समय रहते कदम उठाता तो ये नौबत आती ही नहीं। नरेंद्रनगर में G20 समिट चल रही है, मगर इस G20 बैठक का सबसे बड़ा फायदा ओणी गांव को मिल रहा है। ये गांव अब पूरी तरीके से स्मार्ट बन चुका है। गांव, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरे भवन स्मार्ट बना दिए गए हैं। यहां तक कि सड़कों तक पर टाइल्स बिछाई गई है। देखिए खास रिपोर्ट। रोड आ गई है और पंचायत भवन और बहुत कुछ कार्य हुआ है। स्कूल भी बन गया है हमारा। टिहरी का ओड़ी गांव, जहां कुछ महीने पहले तक पक्की सड़कें नहीं थी, आज वो गांव खास हो गया है। अब इस गांव में पक्की सड़क पहुंच गई है, हर घर नल है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तक स्मार्ट बन गए। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं, ये नरेंद्र नगर का ओणी गांव है। इस गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है, जहां पर जो G20 का डेलीगेट्स है वो पहुंचेगा। G20 के डेलीगेट्स के आने से पहले इस गांव को स्मार्ट विलेज बना दिया गया है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं कि जो भी घर आपको नजर आ रहा है वो पूरी तरह से स्मार्ट नजर आ रहा है। उस पर रंगाई का और पोतन का बेहतर तरीके से काम किया गया है। यहाँ की जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको दीवारों पर उकेरा गया है। नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही समिट की वजह से इस गांव की सूरत बदल गई है। G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स को गांव का भ्रमण कराया जाएगा। हमारा स्कूल बिल्कुल ये समय हाईटेक हो रहा है और G20 को लेकर के, और G20 को लेकर के हमारे जो बच्चे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं और जो डेलीगेट्स आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओड़ी गांव के घरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। घरों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स लगाई गई है। बहुत सारी चीज़ें बदले, जैसे यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें आई, और कहीं पानी नहीं था, पानी आया, डेयरी नहीं था, डेयरी खुलवाई गई। नरेंद्र नगर के इस गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है। विदेशी मेहमान गांव जाकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, जिसमें पहाड़ की पुरानी संस्कृति और तौर तरीकों को भी जानने का मौका मिलेगा। गाँवों को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन पर्वतीय मूल के जो गांव हुआ करते थे उनकी एक अलग पहचान होती थी, अलग उनकी संस्कृति होती थी। लेकिन अब क्योंकि जो पर्वतीय मूल के छोटे गांव हुआ करते थे, जहां पर छोटे मकान, छोटे दरवाजे होते थे, उनको अब पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है। कई मायनों में तो ओड़ी गाँव शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है। पहाड़ी शैली में बने पुराने घरों पर रंग रोगन किया गया है, जिससे खूबसूरती देखते ही बन रही है। G20 में हमारे गांव में रोड आ गई है और पंचायत भवन और बहुत कुछ कार्य हुआ है। स्कूल भी बन गया है हमारा। बहुत कुछ हुआ है गांव में। गांव की सड़कों पर टाइल्स बिछा दी गई है। विदेशी मेहमानों के आने से पहले गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। स्कूली बच्चों को भी इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। G20 हमारे गांव मतलब आ चुका है, तो इसलिए ये इसमें बहुत बदलाव हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ बदल चुकी है। जैसे आप मतलब सबने देखा ही है, यहाँ ड्राइंग, रोड। 28 मई को G20 डेलीगेट्स ओड़ी गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान विदेशी मेहमान गांव का भ्रमण करेंगे। ओड़ी गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुनने के पीछे सरकार का मकसद है विदेशी मेहमान भारतीय गांव के कल्चर को समझ सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ एक गांव को स्मार्ट बनाकर प्रदेश के सभी गांव की तस्वीर बदल देगी?
सुदूरवर्ती अगर गांव में आप जाएंगे तो आपको इस तरह की झलक बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पर सड़कें ऐसी नहीं हैं, वहाँ पर ऐसी पगडंडियों पर सीमेंट के जो पक्की रोड है वो नहीं बनाई गई है, वहाँ पर पॉली हाउस नहीं है, वहाँ पर मुर्गी फार्म नहीं है, वहाँ पर दूध कलेक्शन के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। तो ये सवाल है कि जिस गांव को G20 के लिए स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है, शायद ऐसे ही सरकार दूसरे गांव को भी चुने और वहाँ पर भी इस तरह का डेवलपमेंट पहुँचाए, तो शायद उत्तराखंड के गाँव में विकास पहुँचेगा और वो बेहतर बन सकेंगे। औड़ी गाँव से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।